Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and in the today's video we are going to discuss another NCERT solution of chapter number 13, Health, Safety and Security at Workplace, from the unit number 4, Maintain Healthy, Safe and Secure Working Environment. So we are going to start with the multiple choice questions. The first question we are having here is, workplace safety is essential in an organization. Workplace safety किसी भी organization में essential क्यों है? Four options are: to avoid the accident and injury, to increase the productivity, to improve the work environment, or all of these. तो ये सारी चीजों के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी एसेंशियल है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द गुड हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय की हेल्थ सही रखने के लिए इनमें से क्या चीज मैंडेटरी यानी कि कंपल्सरी नहीं है? क्लीनिनेस, फूड कोर्ट, क्लीन एंड फ्रेश एयर, क्लीन वॉशरूम. तो फूड कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन क्लीनिनेस, क्लीन एंड फ्रेश एयर एंड क्लीन वॉशरूम होने बहुत जरूरी हैं, सो दैट द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय इज remains good. So the answer here is food court. Now coming to question number 3, the security department is not responsible for. जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और पर्सनल बिलोंगिंग्स. तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बाकी सब टाइप की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, लेकिन पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी कि आपका जो सामान होता है उसका ध्यान नहीं रखता है. इंडिविजुअल पर्सन का सामान का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की होती है. आप इसको बुक में चेकआउट कर सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे 402 की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसमें लिखा हुआ है, दिस डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस सेफ्टी सिक्योरिटी सच एज पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट सेफ्टी. ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स और पर्सनल सेफ्टी अलग चीज हो जाती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा दैट इज योर पर्सनल बिलोंगिंग्स. Now question number 4 is the proper security procedures will increase. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स प्रॉपर होते हैं वो क्या चीज को इंक्रीज करेंगे? लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस, बिजनेस रेवेन्यू या ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ द कंपनी. तो बेसिकली लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होंगी, इंश्योरेंस भी इंक्रीज नहीं होगा, बिजनेस रेवेन्यू किसी की बिजनेस का जो अमाउंट वो पूरे ईयर में अर्न करते हैं वो रेवेन्यू उनकी इंक्रीज होगी अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अच्छे होंगे, और अगर नहीं होंगे तो एक तरह से उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनकी लाइबिलिटी उस केस में अगर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर नहीं होंगे तब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और इंश्योरेंस उस केस में इंक्रीज होता है, लेकिन अगर प्रॉपर है तो बिजनेस रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ हैजर्ड्स कैन अकर इन आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री में किस टाइप के हैजर्ड्स हो सकते हैं? हैजर्ड्स मतलब कोई भी चीज जिससे रिस्क हो सकता है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल या एर्गोनॉमिक. देखो आईटी इंडस्ट्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जहाँ पे मेनली काम आपका कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ या किसी भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ रहता है, तो उस केस में मेनली आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना होता है. तो उसमें हमारे सिटिंग पोस्चर्स, जो हमारा प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स है या हमारे दूसरे डिवाइसेस हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत इफेक्ट होती है, उस चीज़ से हमारा जो हैजर्ड्स हैं बॉडी के वो इफेक्ट होते हैं. तो इस केस में हमारे क्या इफेक्ट हो सकते हैं हैजर्ड्स? दैट कैन बी एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स. एर्गोनॉमिक का मतलब होता है द वे ऑफ सिटिंग, दैट इज हमारा पोस्चर कैसा है जब हम कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठे हैं या हमने बाकी डिवाइसेस को कैसे प्लेस करके रखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका एर्गोनॉमिक. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हैजर्ड्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स. जब हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा है जो हैजर्ड कॉज कर सकता है? पुअर सिटिंग पोस्चर्स और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन, lifting heavy object, mishandling of tools and equipments, improper handling of the office equipment. अब रिलेटेड टू कंप्यूटर्स पूछा है, तो आप अब चारों ऑप्शंस को जब आप पढ़ोगे तो बेसिकली हमारा प्रेफरेबल आंसर इस केस में रहेगा ए, दैट इज पुअर सिटिंग पोस्चर्स और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन. Coming to question number 7, which of the following statements is likely to result in an injury to the operator. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से आपको ये पता लग रहा है कि ऑपरेटर को इंजरी हो सकती है? ऑपरेटर मतलब जो पर्सन मशीन को ऑपरेट कर रहा है. सेलेक्टिंग द राइट टूल फॉर द जॉब, अगर वो राइट टूल सेलेक्ट करेगा तो इंजरी नहीं हो सकती. वियरिंग सेफ्टी ग्लासेस, ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है, इससे भी इंजरी नहीं होगी. यूजिंग अ टूल विद लूज हैंडल्स, यस इससे हो सकती है. अगर कोई ऑपरेटर ऐसा कोई टूल यूज कर रहा है जिसके हैंडल्स बहुत लूज हैं, प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में वो गिर सकता है या किसी भी चीज पे गिर के चोट लग सकती है. सो दैट इज वाइट में रिजल्ट इन एन इंजरी टू द ऑपरेटर. एंड कीपिंग कटिंग टूल शार्प,
देखो इस केस में कई बार क्या होता है, कोई हमारी जॉब ऐसी होती है जिसमें शार्प टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस केस में मेनली जो इंजरी हो सकती है वो सी ऑप्शन, दैट इज यूजिंग अ टूल विद लूज हैंडल से हो सकती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हैजर्ड्स एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स के क्या कॉजेज हो सकते हैं? पुअर वेंटिलेशन, पुअर लाइटनिंग, पुअर हाउसकीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी रीजन से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सो द आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय, फर्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ फिजिकल डैश एंड डैश वेलबींग। किसी भी एम्प्लॉय की हेल्थ तीन चीजों से मैटर करती है, फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना दैट इज विदाउट एनी स्ट्रेस, एंड सोशल वेलबींग यानी कि वो एक दूसरे से सोशली एक्टिवली बात कर रहे हैं। सो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय। Then second is the workplaces must be clean in the dash before the people start working. जो भी वर्क प्लेस होता है उसे कब क्लीन कर देना चाहिए? मॉर्निंग में ही क्लीन कर देना चाहिए, लोगों के काम करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रॉपर डैश प्रोवाइड क्लीन एंड कूल एयर एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे क्या चीज क्लीन एंड कूल एयर प्रोवाइड करती है? एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए एक फ्रेश फूड कैफेटेरिया होना क्या करता है? एम्प्लॉय की हेल्थ को मेंटेन करता है। सो द आंसर इज हेल्थ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डैश एंड फ्री फ्रॉम डैश एंड डैश। जो जिस वर्क प्लेस में आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स एंड रिस्क। किसी भी हैजर्ड या रिस्क से फ्री होनी चाहिए। The proper security procedures will increase the dash and will reduce the dash of the company. ये हमने MCQ में भी पढ़ा। अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स प्रॉपर होंगे तो बिजनेस रेवेन्यू बढ़ेगी और ऑपरेशनल चार्जेस, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कंपनी के किसी भी चीज से रिलेटेड, वो कम हो जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, इंजरीज एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉयज इज प्रिवेंटेड थ्रू नेशनल पॉलिसी ऑन। कंपनीज में कुछ तरह की पॉलिसीज होती हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी इंजरी या इलनेस प्रिवेंट होती है, एक नेशनल पॉलिसी बनी हुई है किसके ऊपर? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, जिसके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इससे किसी भी एम्प्लॉय की इंजरी या इलनेस प्रिवेंट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, फिजिकल हैजर्ड्स अकर ड्यू टू। कोई भी फिजिकल हैजर्ड जैसे कि फॉल कर लेना, स्लिप कर जाना, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट। आपका काम ऐसा है जहां पे आपको बार बार स्टेयर्स पे चढ़ना है या कोई भी फिजिकली काम करना है जाके, सो वो हैजर्ड किस वजह से होते हैं? व्हेन यू हैव अ फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स मोस्टली कॉज ड्यू टू कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डैश और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू अ डैश। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स बेसिकली कब होते हैं? जब हम किस चीज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं? लाइव वायर्स जिनमें करंट फ्लो कर रहा होता है, या फिर इनडायरेक्टली आप किसी भी कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हैजर्ड्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स अकर ड्यू टू। कंप्यूटर्स यूज करते हुए जो हैजर्ड होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू पुअर सिटिंग पोस्चर्स या फिर एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन। सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्कप्लेस सेफ्टी। वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस इज ट्रू। एनी इंजरी एट वर्क शुड बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर। कोई भी इंजरी जैसी ही होती है सुपरवाइजर को बताना चाहिए, येस दिस इज ट्रू। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द इंजरी, द इंजर्ड पर्सन शुड रिसीव मेडिकल अटेंशन। कितनी भी बड़ी या छोटी इंजरी हो, पर्सन शुड रिसीव द मेडिकल अटेंशन, दिस इज वेरी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, while working with machines and equipment, employees must follow the safety guidelines set by the company. जब हम मशीन्स के साथ काम करते हैं तो एम्प्लॉयज को सेफ्टी और गाइडलाइंस जो भी कंपनी ने सेट करी है उसको फॉलो करना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ब्राइट लाइट सोर्सेज बिहाइंड द डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट कंट्रास्ट प्रॉब्लम्स। अगर आप मान लीजिए सिस्टम पे काम कर रहे हैं और सिस्टम के बैक साइड से उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है कोई ब्राइट लाइट, तो उससे कहीं ना कहीं आपको भी रिफ्लेक्शन पड़ सकता है और काम करने में प्रॉब्लम आ सकती है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स एंड टॉक्सिक फ्यूम्स एंड वेपर कुड डैमेज द माउथ एंड द ईयर्स। जब हम ब्राइट लाइट से एक्सपोज होते हैं, कोई भी टॉक्सिक फ्यूम्स या वेपर आपको एनवायरनमेंट में फील हो रहे हैं, तो उस केस में क्या वो माउथ और ईयर्स को डैमेज करता है? बेसिकली वो आपके आईज को डैमेज करता है, सो इन दिस केस दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट कैन कंट्रोल द हैजर्ड एट द वर्क प्लेस। अगर आप अपने ही कुछ क्लोथिंग और इक्विपमेंट यूज करते हैं
अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए, टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द हैजर्ड, so that will help you. So that is also true. Coming to question number 8, do not throw rubbish daily. Again, this is true, very easy question. Proper handling of office equipment can result in injury. अगर हम ऑफिस के इक्विपमेंट को प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो क्या उसे इंजरी होगी? नो, दिस इज फॉल्स. एंड स्ट्रेस एट वर्क प्लेस कैन कोज हैजर्ड इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन. आज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वर्क प्लेस पे आपको स्ट्रेस होता है तो वो एक टाइप का हैजर्ड है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Now coming to the short answer questions of this chapter, first question is briefly explain the concept of health, safety and security. तीन टर्म्स हैं यहाँ हमारे पास, health, safety and security. सबसे पहले health. अभी हमने पढ़ा था health क्या होती है? State of physical, mental and social well-being. कोई भी पर्सन अगर physically, mentally और socially सही है then the person is called in a good health. हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को एक हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना चाहिए. एंड अगर किसी भी एम्प्लॉय की जो हेल्थ है वो गुड कंडीशन में रहेगी तो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सफर नहीं करेगी एंड द कंपनी विल हैव अ गुड प्रोडक्टिविटी. क्लीनिनेस वर्कप्लेस पे बहुत मैंडेटरी है एंड क्लीनिनेस शुड बी डन बिफोर द पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. एंड अगर नीट एंड क्लीन रहता है देन द पीपल विल फील हैप्पी टू वर्क देयर. एंड प्रॉपर एयर कंडीशनिंग इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड क्लीन एंड कूल एयर एट वर्क प्लेस. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ. अब हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में. सेफ्टी क्या होती है? द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ, यानी कि कोई भी हैजर्ड या रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को हार्म हो सके. दैट शुड बी सेफ फॉर ऑल द पीपल. एंड रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म टू द पीपल. हर कंपनी की एक प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं विच वन शुड फॉलो, विच शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो एम्प्लॉय को बताए जाए, प्रैक्टिस में लाए जाए. सो दैट विल कम अंडर सेफ्टी. एंड नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट सिक्योरिटी के बारे में. तो बेसिकली सिक्योरिटी का क्या मतलब वो है कि एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील सिक्योर्ड. उसको वो सिक्योर फील करे कि उसको वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है. द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री फ्रॉम एनी पोटेंशियल हार्म. एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सेपरेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेपरेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी पर्सनल सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी और अदर इक्विपमेंट की सेफ्टी उसमें आती है. ठीक है. अगर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होंगे तो आपकी लाइबिलिटीज और इंश्योरेंस डिक्रीज होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी चीज़ के लिए कंपनसेट करना पड़ रहा है वो भी चीज़ें डिक्रीज होती हैं, बिजनेस की रेवेन्यू इंक्रीज होती है और कंपनी के जो ऑपरेशनल चार्जेस है, ऑपरेट करने के लिए जो जो चार्जेस लग रहे हैं वो उसके क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी. Coming to question number 2, state the most important reasons for health, safety and security programs in a workplace. किसी भी वर्कप्लेस पे हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स क्यों बनाए जाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली उसके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कमिटेड है अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी के लिए. वो चाहती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही रहें ताकि वो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे सकें. Then it shows the performance of the business and safety performance are compatible with each other. इससे आपकी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है वो ग्रो करती है और ये भी शो होता है कि सेफ्टी और जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो आपस में कंपेटिबल. थर्ड पॉइंट इज इट क्लियरली स्टेट्स दैट कंपनी इज नॉट ओनली डूइंग द बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स बट इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स. पॉलिसीज इसलिए भी बनाई जाती हैं ताकि ये रिप्रेजेंट किया जा सके कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है बट उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है वो उसके लिए भी उनका भी ध्यान रख रही है. ठीक है. द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरीवन वर्किंग फॉर द कंपनी इज आउटलाइन फॉर द वर्कप्लेस हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है उसकी हर एक पर्सन की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पे, और कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सबकी हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखे. इंजरीज एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉय आर प्रिवेंटेड थ्रू सच पॉलिसी. जैसे आपने देखा होगा कि हर कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं और कुछ कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती हैं फॉर द इंडिविजुअल पर्सन एंड फॉर द फैमिली ऑफ दैट पर्सन. तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ गुड मूव बाय द कंपनी सो दैट द पीपल हु आर like working in the company, they are also benefited and their family is also benefited, right? Now next question is question number 3, list out the various workplace safety hazards. Workplace space safety hazards क्या क्या हो सकते हैं? We have to tell the names. It can be physical hazards like fall होना, slip करना, trip करना. ठीक है. Electrical hazards हो सकते हैं वायर की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से. फायर hazard हो सकते हैं, किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फायर लग सकती है.
और हेल्थ हैजर्ड, किसी भी पर्सन की किसी भी चीज से हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और कोई भी माइल्ड प्रॉब्लम. सो दैट आर द वेरियस वर्कप्लेस सेफ्टी हैजर्ड्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई पर्सन अगर कंप्यूटर के आगे बैठ के काम कर रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें सारा काम कंप्यूटर्स पे होता है, तो कंप्यूटर की वजह से हैजर्ड हो सकते हैं. जैसे सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, या सिस्टम पे बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं तो आईज ब्लिंक नहीं होती हैं, तो आईज में स्ट्रेन पड़ता है. हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट को अगर सही से हैंडल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं वो गिर गया एंड यू आर लिफ्टिंग दैट हैवी थिंग, सो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ हैजर्ड. स्ट्रेस एट वर्क, कई बार काम करते करते हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है. एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो वहां पे काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, विच लीड्स टू अ हैजर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट सम ऑफ द आईटी वर्कप्लेस हैजर्ड. आईटी वर्कप्लेस पे क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं? आईटी में सारा काम आपका सिस्टम्स पे होता है, तो स्ट्रेन या इंजरीज हो सकती हैं. आपके मसल स्ट्रेन या इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर वहां पे रहता है पूरा दिन, सो इट कैन लीड टू बैक पेन. ठीक है, इट कैन लीड टू एनी इंजरी. आई स्ट्रेन हो सकता है, बिकॉज पूरा टाइम आपकी आईज जो है वो सिस्टम के सामने रहती हैं. स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो सकती है ड्यू टू द वर्क विच यू आर डूइंग. सोशल आइसोलेशन, बिकॉज आप सारा दिन काम में ही लगे हुए हैं, तो हो सकता है आप दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, सो दैट कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन. एंड वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस भी उसमें हो जाते हैं. काम बहुत सारा है, सो वी समटाइम्स द पीपल आर नॉट एबल और वी आर नॉट एबल टू मैनेज द वर्क एंड लाइफ प्रॉपर्ली. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द पोटेंशियल हैजर्ड्स. क्या क्या पोटेंशियल हैजर्ड्स हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं. समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, तो ब्राइट लाइट सोर्सेज अगर पीछे से आ रहे हैं तो वो आपके सिस्टम की स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अपने वर्क को सही से नहीं देख पाएंगे. दैट कैन बी अ पोटेंशियल हैजर्ड. सेकंड है, जब आप कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो आपका जो अगर सिटिंग पोस्चर पुअर है, या आप बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठे हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हैजर्ड. थर्ड है, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द ऑफिस इक्विपमेंट प्रॉपरली, दैट कैन रिजल्ट इन इंजरीज. आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे गिर गया, देन इट कैन लीड टू इंजरीज. देन लिफ्टिंग और मूविंग हैवी आइटम्स विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, अगर हम किसी बिना प्रॉपर प्रोसीजर के हैवी आइटम्स को लिफ्ट कर रहे हैं, so that can also result of the potential hazard. Also long working hours stressful हो सकते हैं, जिससे we can have the arguments or conflicts with the colleagues. and potential hazards में और क्या चीजें आती हैं? poor ventilation होना, air conditioning system ना होना, chair and table inappropriate height के होना, furniture hard होना, poor lighting होना, staff को emergency के बारे में नहीं पता है, या housekeeping सही नहीं है. so these are also the potential hazards in an organization. ठीक है. Coming to question number 7, describe information technology workplace hazards. तो ये हमने ऊपर अभी शॉर्ट में पढ़े थे. आईटी के क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं? सबसे पहला होता है ergonomic hazard, which is related to the sitting posture. Sometimes आई स्ट्रेन एंड हेडेक हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए आपकी आई स्क्रीन के सामने होती है. मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पुअर पोस्चर, मोशंस प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो. इम्प्रॉपर हाइट ऑफ टेबल एंड चेयर, इससे इंजरी हो सकती है या मसल में स्ट्रेन हो सकता है. सोशल आइसोलेशन, आप काम कर रहे हैं पूरा दिन, आपके कलीग से या दूसरे लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन. दीज ऑल विल कम अंडर एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स. सेकेंड पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स. इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में इलेक्ट्रिक शॉक, मान लीजिए वायरिंग प्रॉपर नहीं है, कॉर्ड्स डैमेज है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, या किसी भी वजह से फायर हो गई, फॉल्टी वायरिंग है, कोई भी आसपास फ्लेमेबल मटेरियल है जो इजीली फायर कैच कर लेगा, सो दे ऑल विल कम अंडर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स, जो आईटी वर्कप्लेस पे हो सकते हैं. देन वी हैव द साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स. साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन से होते हैं? कि काम की जैसे टेंशन हो गई तो उससे आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो गई, डेडलाइंस पे आपको काम कंप्लीट करना है, जॉब की इनसिक्योरिटी होना. वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस होते हैं कि जब आपको लॉन्ग आवर्स तक आप काम कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, it will lead to work life balance challenges. Then other hazards भी इस केस में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिकल हैजर्ड्स हैं. कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल्स का यूज होता है क्लीनिंग या मेंटेनेंस के लिए, लेकिन अगर उसको ठीक से हैंडल ना किया जाए तो इट कैन लीड टू सम रिस्क. नॉइज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. लाउड नॉइज या बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज होना हियरिंग प्रॉब्लम कर सकता है.
स्पेसेस अगर बहुत ज्यादा कन्फाइंड है, टाइटली स्पेस में आपको बैठना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, यू मे फील इरिटेटेड वाइल डूइंग योर वर्क। देन इफ यू हैव फ्लेमेबल मटेरियल अराउंड यू, तो उनकी केयरफुल स्टोरेज रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द हैजर्ड्स एट द IT वर्क प्लेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स? वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं? कीप योर वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, जहां आप काम करते हैं उस एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें जिससे कि कोई भी स्लिप ट्रिप या फॉल ना हो। देन मशीन्स, इक्विपमेंट्स और टूल्स को हम प्रॉपरली यूज करें ताकि जिस पर्पस के लिए वो है उसी के लिए यूज हो, किसी को भी उस वजह से इंजरी ना हो। देन वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर आपको लगता है कि कोई आपका काम ऐसा है जिसमें आपको गॉगल्स या ग्लव्स या पहनने चाहिए या कोई और चीज ऐसे पहननी चाहिए या कोई ऐसा सूट पहनना चाहिए जो आपके उस काम में प्रोटेक्टिवनेस यानी कि प्रिवेंटिव मेजर का काम करेगा, तो यू शुड वियर इट। सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, हैट्स, सो यू शुड वियर दैट। रिपोर्ट एनी हैजर्डस कंडीशन और अनसेफ एक्टिविटी, आपके सामने कोई भी ऐसी हैजर्डस कंडीशन या अनसेफ एक्टिविटी होती है तो यू शुड रिपोर्ट इट। ठीक है। फॉलो ऑल वर्क प्लेस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड द प्रोसीजर, आपके वर्क प्लेस के जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं, क्लियर गाइडलाइंस के साथ आप उसे फॉलो करें ताकि टाइम आने पे आप दूसरों को भी इसको समझा सकें और खुद भी उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट आउट डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस, आपको डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस बतानी है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल से रिलेटेड काम है तो मेक श्योर कि सारे केमिकल्स, क्लीनिंग केमिकल्स या अदर केमिकल्स टाइटली क्लोज कंटेनर्स में हो और सेपरेट कबर्ड्स में हो। यू शुड थ्रो गार्बेज डेली, आपके जहां वर्क प्लेस है वहां पे सब एरियाज में प्रॉपर लाइटनिंग हो। लूज क्लोथिंग या ज्वेलरी आप ना पहने विच कैन जो मशीन्स के साथ काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल who are working near a fire or with some machine, कोई भी पर्सन अगर मशीन के साथ काम कर रहा है या फायर के साथ काम कर रहा है तो don't try to distract their attention because it can lead to an injury. And whenever required, protective items such as goggles, safety glasses या mask पहनने चाहिए हमें। Shut down all the machines before leaving for the workplace and do not play with electrical controls or switches. We should not play with any types of such codes, controls or switches. Coming to the last question of this chapter, describe the types of emergency with example. There are 4 types of emergency और भी हो सकती हैं। सबसे पहले है मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोई भी और प्रॉब्लम हो गई जिससे कि विच रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, दैट इज मेडिकल इमरजेंसी। देन वी हैव फायर इमरजेंसी, फायर को प्रिवेंट करना जिससे कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से फायर लग गई है तो लोगों को और आसपास प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करना, दैट इज फायर इमरजेंसी। जैसे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर इमरजेंसी हो सकती है। देन नेचुरल इमरजेंसी, किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या साइक्लोन जिसमें विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। देन फोर्थ वन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन मेड इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसीज क्या होती हैं जो ह्यूमन के एक्शंस की वजह से या उनके नेग्लिजेंस की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए सिविल डिस्टर्बेंसेस है, टेररिज्म है या राइट्स हो गए, सो दीज ऑल कम अंडर द एक्सटर्नल इमरजेंसी। इसके बाद ये हमारा खत्म हुआ चैप्टर 13 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 14 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। तो इन केस इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे ऑफ चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू सी द सैम्पल पेपर्स एंड द प्रैक्टिस पेपर्स, प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 10 IT 402 के सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स की एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।